आज का जो वीडियो है वो इतिहास के 12 की जो बुक है उसका चैप्टर 6 होगा, जिसका नाम है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से मुगल काल का अध्ययन करना है, जो कि हमें इतिवृत्ति के माध्यम से करना है। मतलब इतिवृत्ति मतलब मुगल काल में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जो जिनसे हमें मुगल काल की जानकारियाँ मिल सकती हैं, उनके आधार पर हम मुगल काल को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हमें मेनली देखना है मुगल काल के शासकों के बारे में, जहाँ हम बाबर से स्टार्ट करेंगे, औरंगजेब तक जाएंगे। बाबर को देखेंगे, उसके जो प्रारंभिक युद्ध थे उनको देखेंगे, उसके बाद उन्होंने साम्राज्य विस्तार किस तरह से किया, उनका प्रशासन किस तरह से रहा, वो देखना है। फिर हम हुमायूं पे आएंगे। हुमायूं को देखेंगे तो हुमायूं को देखने के बाद वहाँ पर हमें बीच में हुमायूं और अकबर के शासनकाल के बीच में हमें शेरशाह सूरी को भी देखना है। उसके बाद फिर हम अकबर को देखेंगे। अकबर का चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा, जिसमें हमें अकबर के विजय अभियानों को देखना है, उसमें उसके साम्राज्य विस्तार को देखना है, उसके प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है, उसमें मनसबदारी प्रथा को देखना है, और उसके साथ राजपूतों के साथ उसके कैसे संबंध रहे ये देखेंगे, उसके नवरत्नों के बारे में देखेंगे। और इसके साथ ही हमें मुगल अकबर के बाद हम शाहजहाँ को देखेंगे, जहांगीर को देखेंगे, उसके बाद शाहजहाँ को देखेंगे, और फिर हम लास्ट में औरंगजेब को देखेंगे। तो औरंगजेब को देखने से पहले, यानी शाहजहाँ और औरंगजेब के बीच में का जो पीरियड होगा, उसमें हम उत्तराधिकार के युद्ध को देखेंगे, जिसमें औरंगजेब खुद को बादशाह बनाने के लिए किस तरह से उत्तराधिकार के युद्ध लड़ता है, जिसमें अपने भाइयों के साथ किस तरह से युद्ध कर रहा है वो देखेंगे। फिर हम विभिन्न मुगल शासकों का राजपूतों के साथ किस तरह से संबंध रहा ये देखेंगे। राजपूतों के साथ संबंध किस तरह से बनाए उन्होंने, किस तरह से कूटनीतिक चालों के द्वारा राजपूतों के साथ संबंध बनाए वो देखेंगे। इसके अलावा हम मुगल स्थापत्य कला को भी देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें देखना है। मतलब ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा वास्ट जाएगा, इसमें हम बहुत ज़्यादा, हमें करीब 8-9 वीडियोज़ हम इस चैप्टर में बनाएंगे। तो हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और जो भी उसमें नोट करने वाली बातें होंगी उसको अच्छी तरह से नोट्स भी करते जाना। तो सबसे पहले चूँकि हमें इसमें बाबर को देखना है, जिसने मुगल काल की स्थापना की, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो बाबर को देखने से पहले, चूँकि इस चैप्टर का नाम है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का निर्माण, तो कुछ इतिवृत्तियों के नाम हम देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस स्रोत को किसके शासनकाल में लिखा गया, कब लिखा गया, और उसे लिखने वाले का नाम क्या था। तो इसके लिए थोड़ा सा टेक्स्ट बुक भी जाना पड़ेगा। मैं टेक्स्ट बुक में लाती हूँ, उसको देखना और अपने नोटबुक में उसको नोट भी करते जाना। ओके, थैंक यू। आइए, यहाँ हम देखेंगे मुगल काल में जो इतिवृत्ति लिखी गई, जिसे हम मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जानते हैं, और मुगल काल की विभिन्न जानकारियाँ हमें इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होती है। तो ये जो टेक्स्ट है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा स्रोत किस शासक के काल में लिखा गया और उसे लिखने वाला लेखक कौन था। तो हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर का जो टाइमिंग था वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल को जानने के लिए जो ऐतिहासिक स्रोत है उसका नाम है बाबरनामा, जिसे स्वयं बाबर ने लिखा है। उसके बाद हम आते हैं हुमायूं में। हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। हुमायूं के शासनकाल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत है उसका नाम है हुमायूंनामा, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा, जो हुमायूं की बहन थी। उसके बाद आइए अकबर काल में। अकबर के समय में बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन यहाँ पर 3 ग्रंथों का जिक्र है, और उसका शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। इसके शासनकाल की ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें जिन स्रोतों से मिलती है उसमें है अकबरनामा, जिसका पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था। उसके बाद है तबकाते अकबरी और मुंतखाबुल तबारिक। तो जो अकबरनामा है उसको किसने लिखा? अबुल फजल ने। तबकाते अकबरी लिखा निज़ामुद्दीन अहमद ने, और मुंतखाबुल तबारिक लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि बदायूनी और अबुल फजल के बीच में कुछ बातों को लेकर हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती थी, जो हम अगले चैप्टर में इसको देखेंगे। उसके बाद है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक, और जहांगीर के शासनकाल को जानने के लिए हमारे पास जो जानकारियाँ हैं वो हमें मिली हैं तुजुके जहांगीरी से और इकबाल नामाए जहांगीरी। तो तुजुके जहांगीरी जो थी उसे लिखा था जहांगीर ने, और इकबाल नामाए जहांगीरी जो है उसे लिखा था मोतमिद खां बख्शी ने। फिर आइए शाहजहाँ में। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। इसके शासनकाल को जानने के लिए हमारे पास 2 ऐतिहासिक स्रोत हैं।
पादशाहनामा और पादशाहनामा दोनों ही पादशाहनामा है, लेकिन दोनों के राइटर अलग अलग हैं। तो पादशाहनामा जो है उसको लिखा है मोहम्मद अमीन कज़वीनी ने, और जो दूसरा पादशाहनामा है उसे लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने। फिर आइए औरंगजेब में। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी कि इसका जो शासनकाल है, इसके शासनकाल की बातों को जानने के लिए हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो है आलमगीर नामा और मुंतखाबुल लुआब। तो आलमगीर नामा के लेखक है कजीम शिराजी और मुंतखाबुल लुआब के लेखक है खफी खां। तो ये थे कुछ ऐतिहासिक स्रोत जिससे हमें मुगल काल की जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम आगे एक एक करके बाबर को पहले देखेंगे, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबर से। तो जैसा कि हमें पता है कि बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर को मुगल काल का भारत में संस्थापक माना जाता है। उसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध किया, जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने परास्त किया था। हालांकि बाबर को भारत में आमंत्रित किया गया था युद्ध करने के लिए, लेकिन भारत में आने से पहले ही बाबर के बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, जिनका आप जब इसका प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स की पढ़ाई करेंगे उस टाइम इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें 1526 ईस्वी से। तो 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर को 4 युद्ध लड़ने पड़े हैं। पानीपत का युद्ध है, खनवा का युद्ध है, फिर घग्गर का युद्ध है। तो ये सारे युद्ध हम लोग देखेंगे। तो पहला जो युद्ध उसने लड़ा वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से इतिहास में मशहूर है। और इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बाबर का जो पूरा नाम था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में परगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। बाबर के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। उसकी माता मंगोल शासक यूनुस खां की पुत्री थी। इस प्रकार बाबर की रगों में मध्य एशिया के 2 वीरों तैमूर, जिसे तैमूर लंग कहते हैं, और चंगेज खां जो कि एक मंगोल था, दोनों का ही रक्त बह रहा था। इसी कारण बाबर को चगतई तुर्क कहा गया। मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ, परंतु मुगल शासकों ने अपने आप को तैमूरी कहा क्योंकि वे स्वयं को तैमूर का वंशज मानते थे। 8 जून 1494 ईस्वी को पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 8 वर्ष की आयु में बाबर परगना का शासक बना। अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार कर उसके सिंहासन पर बैठने की बाबर की अत्यधिक तीव्र इच्छा थी। फिर अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने बहुत प्रयास किए और अंततः 1497 ईस्वी में वह समरकंद के सिंहासन पर बैठ गया। उस समय परिस्थितियां जो थी वो बिल्कुल इसके विपरीत थी। इसी कारण उसे 100 दिन बाद बाबर को फिर से समरकंद से भागना पड़ा और शेरवानी खान जो उज्बेक था उसने उसे परास्त किया था। अब बाबर को इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। उसने धैर्य और साहस इस परिस्थिति में बनाए रखा और इसी बीच भारत से पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। यानी कि बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए भारत से दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बुलाया था। इस प्रकार बाबर भारत आया और यहाँ उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की इस तरह से उसने नींव डाली। तो ये उसका पहला युद्ध था, पानीपत का युद्ध। उसका दूसरा युद्ध था 16 मार्च 1527 ईस्वी को खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध में उसने राणा सांगा को हराया था और अपनी स्थिति को भारत में और सुदृढ़ कर लिया था। उसके बाद तीसरा युद्ध उसने लड़ा 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर ने महमूद खान लोदी को परास्त किया और प्रत्येक चुनौती को समाप्त किया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि उष्ण जलवायु, निरंतर युद्ध और अत्यधिक मदिरा पान, भांग एवं अफीम के सेवन के कारण 1528 ईस्वी के पश्चात बाबर का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। मरने से पूर्व उसने अपने हुमायूं से आश्वासन लिया था कि वह अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अपने भाइयों के साथ युद्ध नहीं करेगा और हुमायूं ने वैसा ही किया। उसे जब राज सिंहासन मिला तो उसने अपने भाइयों के साथ पूरी ईमानदारी बरती और उसने अपने भाइयों के बीच अपने पूरे साम्राज्य का बंटवारा बराबर हिस्सों में किया। तो ये था बाबर का इतिहास, जो कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको दिखाया गया है, लेकिन चूँकि आपके सिलेबस में इतना ही है इसलिए आपको इतना ही बताया जा रहा है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
हुमायूं को देखेंगे।